नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं जो कि वैशाली से आ रही है। वैशाली में पेट्रोल पंप के स्टाफ से 12 लाख की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। फायरिंग कर अपराधियों ने 12 लाख की लूट की। आपको बता दें कि बैंक में पैसा जमा करने जा रहा था स्टाफ और इसी दौरान अपराधियों ने इस 12 लाख की लूट की वारदात को अंजाम दिया। लालगंज के महावीर चौक के पास इस लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। मामले की छानबीन में फिलहाल पुलिस जुट गई है। और राजीव मोहन फोन लाइन पर जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी वैशाली से। राजीव, कितने की संख्या में अपराधी थे और क्या अभी तक किसी भी अपराधी की पहचान की गई है? ये देखिए, अपराधी जो थे वो बाइक सवार थे और 2 अपराधी आने की बात कही जा रही है। और देखिए, ये जो पेट्रोल पंप है, ये पेट्रोल पंप यहाँ के पूर्व जिला परिषद के अध्यक्ष थे जयप्रकाश चौधरी और वो भाजपा से भी जुड़े हुए हैं। उनका ये पेट्रोल पंप लालगंज में है, जिनके 2 कर्मचारी पैसा लेकर कैश लेकर बैंक में जमा करने जा रहे थे और इसी दौरान 2 बाइक सवार अपराधी वहां पहुंचे और कहा जा रहा है कि डैश करके उसको रोका गया है और कर्मी से जो उनके पास 12 लाख कैश है, 12,500,000 रुपया बताया जा रहा है, इतना कैश की लूट हुई है। और इस दौरान दहशत फैलाने के लिए अपराधियों ने 4 राउंड फायरिंग की है। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने वहां से 2 खोखे भी बरामद किए हैं। तो इस तरह से दिन दहाड़े एक बार फिर जो है पुलिस बेखौफ अपराधियों ने पुलिस को चुनौती देते हुए एक बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया है। घटना के बाद वहां पर सदर एसडीपीओ राघव दयाल मौके पर पहुंचे हैं। वहां के लालगंज थाने की पुलिस है, तहकीकात कर रही है, लेकिन अभी अपराधियों का कोई भी सुराग पुलिस के हाथ नहीं लग सकी है। राजीव, क्या उस जगह पर सीसीटीवी कैमरे नहीं थे? क्या पुलिस सीसीटीवी कैमरे की मदद से आरोपियों की पहचान नहीं कर पाई अभी तक? देखिए, सीसीटीवी कैमरे जो एग्जैक्ट लोकेशन है वहां अभी है कि नहीं है, ये जांच किया जा रहा है क्योंकि कई वहां शॉप्स हैं, दुकानें हैं और घर हैं, तो पुलिस के द्वारा उसको खंगाला जा रहा है। लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ में इस तरह का कोई साक्ष्य नहीं मिला है जिससे अपराधियों की पहचान की जा सके। लेकिन राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। देखिए, पंचायती राज मंत्री और बीजेपी नेता सम्राट चौधरी के अकेले चुनाव लड़ने के बयान पर जेडीयू ने सम्राट चौधरी पर हमला बोला है। एमएलसी संजय सिंह ने सम्राट चौधरी को नसीहत देते हुए कहा है कि वे इस तरह का बयान देने से पहले अपने शीर्ष नेतृत्व से बात कर लें। संजय जायसवाल ने कहा है कि बीजेपी पहले भी जेडीयू से अलग होकर चुनाव लड़ चुकी है और ऐसे में सम्राट चौधरी को इस तरह के बयान से बचना चाहिए। संजय सिंह ने नीतीश कुमार को राजनीति का धरोहर बताया है। और देखिए, इधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने सफाई दी है और कहा कि सम्राट चौधरी पंचायती राज मंत्री हैं और उन्होंने पंचायत चुनाव को लेकर ये बात कही है क्योंकि पंचायत चुनाव अकेले ही लड़ा जाता है। अकेले चुनाव की तैयारी करने का पूरा बयान उन्होंने कहा है कि पंचायती राज में चुनाव अकेले ही लड़ा जाता। और आइए अब आपको सम्राट चौधरी का वो बयान सुनाते हैं जो उन्होंने कल हाजीपुर में दिया था, जिस पर सियासी बवाल मचा है। 2015 की गलती को सुधारना और 2015 की गलती तब सुधरेगी जब 2024 और 25 के लिए हम तैयार हो जाएं कि हमारा नेतृत्व मान ले कि अब हम अकेले भी चुनाव लड़ेंगे तो बिहार में सरकार बना सकते। क्योंकि जब तक इतनी मजबूती नहीं होगी तब तक कुछ नहीं हो। वहीं 31 जुलाई को दिल्ली में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष और सीएम नीतीश जिसे चाहेंगे उसे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगे। जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू ने यह भी कहा कि पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए कोई होड़ नहीं मची है। कहा है हमारे सम्मानित अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और अभी भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं कि अपने किसी मजबूत साथी के कंधे पर हम जेडीयू का बागडोर सौंपेंगे, तो उन्होंने खुद जाहिर की है, तो स्वाभाविक बात है। और जेडीयू का एक एक कार्यकर्ता चाहे वो कोई हो, नाम पर कोई चर्चा नहीं है, जो जिनको भी अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर सौंपते हैं मुख्यमंत्री जी के और दोनों व्यक्ति का जिन पर विश्वास होगा वही जेडीयू का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा और उसके नेतृत्व में हम आगे का
कार्य करेंगे। और अब बात बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र की, जो सदन के बाहर आज काफी हंगामेदार रहा। और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, एनडीए की बैठक में मुकेश सहनी नहीं पहुंचे। बैठक में शामिल नहीं होने पर मुकेश सहनी का बयान भी सामने आया है। मुकेश सहनी ने साफ तौर पर कहा है कि एनडीए में हमारी नहीं सुनी जाती। और मुकेश सहनी ने यह भी कहा है कि हम सबको मिलकर कुछ सोचने की जरूरत है। तो देखिए, एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर एनडीए की जो बैठक हुई उसमें मुकेश सहनी नहीं पहुंचे और मुकेश सहनी ने ये बयान दिया है कि एनडीए में उनकी नहीं सुनी जाती और ये भी कहा है कि इस पर सभी को मिलकर सोचने की जरूरत है। सरकार के साथ है, सरकार मजबूती से चलेंगे और कहीं पे कुछ भी नहीं रहने वाला है। इस बात को लेकर नाराजगी बैठक में नहीं है। हम लोग अपना बैठक कर रहे हैं। आज विधानसभा हमने अटेंड किया, विधान परिषद अटेंड किया। सरकार के साथ है, सरकार में कोई कहीं पे कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार चल रहे हैं। रहा कि एनडीए के बैठक में हम लोग नहीं गए हैं, क्योंकि एनडीए के बैठक का मतलब होता है कि एनडीए का बात रखा जाए, सुना जाए। तो इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी या भारतीय जनता पार्टी या मांझी जी, हम सबको मिलकर सोचने की आवश्यकता है कि अगर एनडीए है तो एनडीए में एनडीए का विधायक का, एनडीए का नेता का बात रखा जाए, सुना जाए और उस हिसाब से सरकार चले। और देखिए, वीआईपी प्रमुख और बिहार सरकार में मंत्री मुकेश सहनी की नाराजगी पर बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश में मूर्ति लगाने पर रोक लगाई है। सीएम योगी खुद हाईकोर्ट के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में किसी दूसरे को मूर्ति लगाने की इजाजत कहां से मिल जाएगी? देश में हाईकोर्ट ने यह कानून बनाया था कि किसी की भी मूर्ति उत्तर प्रदेश में स्थापित नहीं होगी। खुद माननीय योगी जी ने कोर्ट से यह अनुरोध किया है कि हमें बड़े विद्वान लोगों की मूर्तियों को स्थापित करने की आज्ञा दी जाए, और अभी तक मुख्यमंत्री जी को यह परमिशन नहीं मिला है, तो दूसरे किसी को कैसे यह आज्ञा मिल सकती? बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र की आज से शुरुआत की गई। आज से शुरू हुए विधानमंडल का सत्र 30 जुलाई तक चलेगा और आज पहले दिन विधानसभा अध्यक्ष ने एलजेपी विधायक के जेडीयू में विलय की जानकारी दी। वहीं पहले दिन 2 राजकीय विधेयक भी पेश किए गए। इसके बाद दिवंगत आत्माओं, कोरोना में मृत डॉक्टर और अन्य को श्रद्धांजलि दी गई। पूरे सदन ने 1 मिनट तक मौन रखकर सभी मृत आत्माओं को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद पहले दिन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। अब कल 11 बजे सुबह सदन की कार्यवाही की शुरुआत होगी। तेईस मार्च को विधानसभा में विपक्षी दलों के विधायकों के साथ मारपीट की घटना पर आज आरजेडी नेताओं ने सदन के बाहर प्रदर्शन किया। उन्होंने महंगाई सहित अन्य मुद्दों पर भी हमला बोला। आरजेडी नेताओं का साफ तौर पर कहना है कि सदन में इस तरह की घटना गरिमा को गिराने जैसा है। में एक इतिहास बना कि जनप्रतिनिधियों पर बेरहमी से, अपमानजनक ढंग से उनके साथ व्यवहार किया गया और पिछला जो बिल था उस बिल को पुलिस के बंदूक के नोक पर यहाँ पास कराया गया। इस तरह के गैर प्रजातांत्रिक अप्रोच जो सरकार की रही है उसके विरुद्ध यह प्रदर्शन है। देखिए, विधानसभा और विधान परिषद का एक गरिमा कभी हुआ करता था, लेकिन 23 मार्च 2021 की जो घटना घटा, इस जारी रहेगा। एक मिनट सुन लीजिए। इस घटना को देखते हुए नहीं लगता है कि अब गरिमा बच चुका है। और देखिए, आरजेडी के विधायक सतीश दास आज जो सदन परिसर में हेलमेट पहनकर पहुंचे, उन्होंने बजट सत्र के दौरान मारपीट की घटना का सांकेतिक विरोध जताते हुए कहा कि उन्हें भरोसा नहीं, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। पिटाई हुई थी। हाँ, हमको पिटाई हुई थी। हाँ। और इसीलिए हम अपनी सुरक्षा के लिए हम हेलमेट लेकर के आए हैं। हाँ।
कि हम सरकार पे हमको विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है। अगर सरकार वाकई में माननीय के प्रति गंभीर होती तो जितने भी दोषी थे, फुटेज आप लोग के भी पास था, आप लोग पर भी पीटा गया, आप लोग को भी पीटा गया था, तो इन तमाम फुटेज पे जो दोषी लोग थे, जो बड़े पदाधिकारी थे, जिनके बुलावे पे वो तमाम पुलिसकर्मी आए थे, पहले सबसे पहले उनको बर्खास्त किया जाता, उसके बाद छोटे छोटे पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई होती। और देखिए, विधानसभा के बाहर आज आरजेडी के विधायकों ने अनोखा प्रदर्शन किया। आरजेडी के विधायक ब्लैक मास्क लगाकर सदन परिसर में पहुंचे। विधायकों का साफ तौर पर कहना है कि 23 मार्च को सदन में विपक्ष के विधायकों के साथ मारपीट और धक्का मुक्की पर सही कार्रवाई नहीं की गई है और इसलिए वो ब्लैक मास्क में पहुंचे हैं। वहीं काला मास्क पहनकर सदन परिसर में पहुंचने पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि 23 मार्च काला दिन था, उसी के विरोध में उन्होंने काला मास्क पहना है। सब लोग जानते हैं कि काले दिन जो 23 मार्च लोहिया जयंती के दिन पर, जिस दिन भगत सिंह ने देश के लिए कुर्बानी दी थी, जिसको शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है, उस दिन लोकतंत्र के मंदिर में काला दिन हम लोगों ने देखने का काम किया। आज उसी को लेकर के अब जब मॉनसून सत्र शुरू हुआ, विपक्ष चाहता है कि सदन जो है शांतिपूर्वक चले और इसमें सबकी जिम्मेवारी होती है, चाहे सरकार की जिम्मेवारी हो या हमारे संरक्षण अध्यक्ष महोदय की। सब लोगों की जिम्मेदारी होती है कि सदन चले। और वहीं माले विधायक ने भी आज सदन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। माले विधायकों ने कोरोना से हुई जिनकी मौत, उनके परिजनों को 4 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की। साथ ही उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी और 23 मार्च को विधानसभा में विधायकों के साथ हुई मारपीट पर माफी मांगने का मुद्दा उठाया। के लिए सरकार को माफी मांगना होगा, महामारी में मरे लोगों को देना होगा। 23 मार्च के कृत्य के लिए सरकार को माफी मांगना। कोरोना महामारी में केंद्र और राज्य सरकारों की आपराधिक लापरवाही की वजह से जो मौतें हुई हैं, वेंटिलेटर के अभाव में, ऑक्सीजन के अभाव में, दवा के अभाव में, वैसे तमाम लोगों को सरकार 4 लाख रुपए का मुआवजा दे और महंगाई पर रोक लगाए। यहाँ बिहार में डीजल पेट्रोल का दाम घटाए सरकार और बेरोजगारी दूर करने का जो वायदा था उसको अमली जमा पहनावे और माफी मांगे सरकार। 23 मार्च को तो संवैधानिक रंगदारी किया गया है। यहाँ हम लोग का नेता का आदेश है, हम लोग जो नेता हमारे निर्णय लेंगे उसके साथ हम लोग हैं। गरीब गुरबा की लड़ाई के लिए जहाँ भी लड़ना होगा, सड़क से लेकर सदन तक हम लोग लड़ने का काम करेंगे। वहीं बीजेपी विधायक हरिभूषण बचौल ने कहा है कि भय और प्रलोभन देकर लोगों से धर्मांतरण कराया जा रहा है। उन्होंने सरकार से धर्मांतरण कराने वालों पर कार्रवाई करने की मांग की। नहीं होना चाहिए धर्मांतरण यानी राष्ट्रांतरण। अगर कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन करता है, उसको भारत की मिट्टी से प्यार नहीं रहता है, उसको या तो फिर मक्का मदीना या वेटिकन सिटी से प्यार हो जाता है। इसलिए धर्मांतरण पर कानून बने और भय और प्रलोभन से जो भी धर्मांतरण करते हैं उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और इसी बीच समस्तीपुर से एक बड़ी खबर, हथकड़ी समेत कुख्यात अपराधी फरार बताया जा रहा है। पुलिस की गिरफ्त से कुख्यात राकेश यादव फरार बताया जा रहा है। रेड करने दरभंगा के कुशेश्वर स्थान पुलिस उस वक्त जा रही थी और करे नदी में छलांग लगाकर हथकड़ी के साथ आरोपी फरार बताया जा रहा है। सिंधिया के राजघाट पुल पर चकमा देकर फरार हुआ और फरार अपराधी की तलाश में फिलहाल पुलिस जुट गई है। और मुकेश कुमार हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। क्या कुछ जानकारी आपके पास अभी? जी, ये कुशेश्वर स्थान थाना क्षेत्र का मामला है। वहां से ये जो अपराधी है बहुत बड़ा अपराधी है, उस इलाके के कई हत्या लूट के मामले में है और पुलिस ये कुशेश्वर स्थान थाना में गिरफ्तारी करने के बाद रेड कर लिए समस्तीपुर के सिंधिया थाना इलाके ले जा रही थी। जो जानकारी हमारे सूत्र के हिसाब से मिली है, अपराधी के द्वारा कार्बाइन छुपाकर रखे जाने की सूचना दी गई थी। उस कार्बाइन की तलाशी के लिए पुलिस लेकर के जा रही थी। उसी दौरान सिंधिया के राजघाट पुल जो करेह नदी के ऊपर है, वहीं पुलिस जीप रोकती है एक बाइक सवार को चेक करने के लिए और उसी दौरान
जो अपराधी थे मौका पा करके हथकड़ी के साथ करें नदी में छलांग लगाकर फरार हो गए हैं। और एक और जो जानकारी मिल रही है इस मामले में, ये जो अपराधी था पिछले दिनों सिंघिया थाना क्षेत्र में एक नीतीश कुमार नाम के सीएसपी संचालक की हत्या हुई थी। उस हत्याकांड में भी इसका नाम आ रहा था और उस मामले में भी ये आरोपी था। और अभी जो स्थिति है, पुलिस अपराधी की गिरफ्तारी के लिए खाक छान रही है। करें नदी के इर्द गिर्द समस्तीपुर पुलिस भी उनकी सहयोग कर रही है और जो कुशेश्वर स्थान पुलिस है पूरे वहां पर खाक छान रही, लेकिन अभी तक रात की घटना है और अभी तक पुलिस को कोई उस मामले में मुकेश, ऐसे में बहुत बड़ी लापरवाही मानी जाएगी पुलिस प्रशासन की कि कैदी जो आरोपी है वो फरार हो जाता है दिन दहाड़े। ऐसी लापरवाह पुलिस अफसरों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। ये अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि मामला ये दरभंगा जिला से जुड़ा हुआ है, दरभंगा की कुशेश्वर स्थान थाना से जुड़ा हुआ है। तो अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले में दरभंगा के एसपी और वहां जो आईजी है वो इस पूरे मामले पर क्या एक्शन लेते हैं। लापरवाही तो बहुत बड़ी है, जो जितने बड़ा ये अपराधी था उसे एक चौकीदार के भरोसे जीप में छोड़ दिया गया और वह अपराधी वहां से फरार हो जाता है। वहां पर जो और जो कांस्टेबल और अफसर थे, पुलिस अफसर। चलिए मुकेश, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। और दानापुर से एक बड़ी खबर, सोन नदी में खनन विभाग ने छापेमारी की कार्रवाई की है। बालू के अवैध खनन की जानकारी मिली थी और आपको बता दें कि 2 नाव के साथ एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। भनक लगते ही खनन माफिया मौके से फरार हो गए हैं। दानापुर से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि 2 नाव में के साथ एक शख्स गिरफ्तार किया गया। खनन विभाग की बड़ी कार्रवाई, भनक लगते ही खनन माफिया फरार बताए जा रहे हैं। और सोन नदी में खनन विभाग का छापा, खनन विभाग ने छापेमारी की कार्रवाई की, बालू के अवैध खनन की। खनन विभाग को सूचना मिली थी जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई। 2 नाव के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। पटना के मितंचक मुशहरी में उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी की। इस कार्रवाई में 30 लीटर चुलाई शराब और 1500 किलो जावा महुआ बरामद किया गया। टीम ने जब्त महुआ को नष्ट कर दिया। इसके अलावा उदैनी में भी शराब बनाने के कारोबार का खुलासा हुआ है। उत्पाद विभाग की टीम ने 150 किलो महुआ जब्त किया है। वहीं अरवल पुलिस ने एक एम्बुलेंस से शराब की बड़ी खेप जब्त की है। करीब 160 कार्टन विदेशी शराब के साथ पुलिस ने वाहन चालक को भी गिरफ्तार किया है। हरियाणा से इसे बिहार में खपाने की योजना थी। एसपी के मुताबिक पिछले कई दिनों से शराब तस्करी की सूचना थी और फिर पूरे प्लान के तहत इसे गिरफ्त में लिया गया। एम्बुलेंस के बारे में सूचना कई दिनों पहले से हम लोग को मिली हुई थी कि औरंगाबाद के रूट से एक चलने वाली है, हिसार से अभी वर्तमान में चली है औरंगाबाद रूट से, और उसी पर यहाँ पर इसको पकड़ा गया अरवल थाना के द्वारा। अरवल को पहले से सूचना थी, एक्चुअली वी वेर वेटिंग फॉर हिम। तो गाड़ी जब इसको ट्रैक करके रात के समय में कवर की तो ड्राइवर वहाँ से कूद करके भागा, खलासी पकड़ा गया। उसमें शराब है, उसमें 970 के आसपास लीटर बरामद है। शराब को दिया ही हमने। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जारी है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं कि संजीवनी गाड़ी अब तक कहां गई और आज कहां है।
और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज़